नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहली खबर है, भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह उत्पादन 2024-25 के 1.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.6% अधिक है। रक्षा उत्पादन में यानी कि इस उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र का योगदान 76% तथा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट का योगदान 24% रहा। निजी क्षेत्र का उत्पादन लगभग 24,000 करोड़ रुपए रहा। कितना? 24,000 करोड़। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात दर्ज किया। मतलब इतने का क्या किया है? निर्यात, रक्षा संबंधित जैसे मिसाइल वगैरह, रॉकेट, ये सब चीजों का क्या किया है? निर्यात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, नीतिगत सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और बढ़ती निर्यात क्षमता को दिया है। दूसरी खबर है आज की, G7 समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। 17 जून 2026 को G7 समिट के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने रिवाइविंग बैलेस्ट शेयर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल विषय पर भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास नीति, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास को वैश्विक सहयोग का मार्गदर्शन सिद्धांत बताया। उन्होंने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर IMEC को एशिया मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाली ऐतिहासिक पहल बताया, जो व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखलाओं को क्या करेगी? मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री ने इम्पैक्ट यानी कि इंटरनेशनल, किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेशन कनेक्टिविटी एंड ट्रेड नामक नई वैश्विक कनेक्टिविटी पहल का प्रस्ताव रखा। विकसित देशों की वृद्धि होती मतलब विकसित देशों की क्या? वृद्ध मतलब बूढ़ी होती आबादी और भारत सहित ग्लोबल साउथ के युवा कौशल संसाधन को जोड़ने के लिए ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप बनाने का सुझाव इन्होंने दिया। किसने दिया? हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी। अगली खबर है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाइयां 1 और 2 वर्ष 1969 में शुरू हुई थी और इन्हें दुनिया के सबसे पुराने चालू वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में गिना जाता है। किसको? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन को। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि
IAEA के सचिव एवं परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने 17 जून 2026 को तारापुर स्टेशन का दौरा किया। कौन? डॉक्टर मोहंती ने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के व्यापक आधुनिकीकरण और सुरक्षा उन्नयन के बाद TAPS-1 और TAPS-2 के संचालन को 10 वर्ष तक बढ़ाने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। पिछले 55 वर्षों में इन रिएक्टरों ने 100 अरब यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन किया तथा लगभग 86 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोकने का योगदान दिया। मतलब किससे? परमाणु ऊर्जा से। परमाणु से क्या बनी? बिजली। कहाँ पर? तारापुर में। और कितना बनी? 86 मिलियन टन। 86 मिलियन टन इन्होंने क्या किया है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को कम किया है। अगर यहाँ तारापुर में बिजली किससे नहीं बनती? परमाणु ऊर्जा से, तो 86 मिलियन टन का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और होता। तारापुर महाराष्ट्र स्थित यह केंद्र भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तारापुर कहाँ पर है? पूछा जाता है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और सोवियत संघ के बाहर एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यह माना जाता है। मतलब सोवियत संघ में पहले बना, उसके बाद एशिया का पहला, मतलब सबसे पहले एशिया में कहाँ पर बना? रूस में। उसके बाद फिर कहाँ पर? भारत में। अगली खबर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्या है? शहरी SBMU 2.0 के तहत गाजियाबाद नगर निगम ने गौवंश अवशिष्ट यानी गाय वंश से अवशिष्ट मतलब गाय पशुओं के मल मूत्र, मतलब उनसे जो निकलते हैं कचरे वगैरह, उनकी बात हो रही है, से प्राकृतिक पेंट, ऑर्गेनिक पेंट बनाने की अनूठी पहल शुरू किया। किसने शुरू किया है? गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद नगर निगम ने यह शुरू किया है। इस परियोजना में डेयरियों और गौशालाओं से गोबर एकत्र कर वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से कूलिंग रूफटॉप पेंट तैयार किया जाता है। 100 किलोग्राम गोबर से लगभग 30 से 40 लीटर पेंट बनाया जाता है। यह पेंट घरों के अंदर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने में मदद करता है तथा हानिकारक मतलब इससे BOC, किसकी बात हो रही है? BOC बोलेटाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्या करता है? मुक्त करता है। ये यानी कि जो पेंट होते हैं उनसे क्या निकलता है? BOC, पेंट, पेट्रोल, इन सब से BOC निकलता है। लेकिन गोबर से बने इस पेंट से BOC का डर नहीं रहेगा, यानी BOC नहीं निकलेगा और तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। अगर इससे बने पेंट का आप उपयोग घरों में कर रहे हैं तो। परियोजना का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों SHG द्वारा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। गाजियाबाद को इस नवाचार के लिए यही जो बना रहा है ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज मेयर्स चैलेंज 2025 में दुनिया के 630 शहरों में से शीर्ष 24 विजेता शहरों में चुना गया तथा इसे $1 मिलियन अमेरिकी लगभग कितना 8.4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।
अगला पॉइंट है, अगला हमारा टॉपिक है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2026। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष कब? 17 जून को यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू, क्या लिखा है, कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंतर्गत मनाया जाता है। भारत ने वन चैलेंज के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि पहले ही पुनर्स्थापन प्रयासों के अंतर्गत लाई जा चुकी है। वन चैलेंज वर्ष 2011 में शुरू की गई। कब शुरू किया गया? 2011 में। वैश्विक पहल है इसका लक्ष्य 2030 तथा 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त एवं वनों की कटाई वाली भूमि का पुनर्स्थापना करना है। क्या करना है? पुनर्स्थापना करना है। आगे देखते हैं, अरावली ग्रीन वॉल पहल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने वार्षिक लक्ष्यों को पार किया, जबकि मिस्टी कार्यक्रम के तहत 2028 तक 54,000 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य है। भारत मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस के अनुसार 97.85 मिलियन हेक्टेयर भूमि यानी कि 29.77% भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जबकि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 266 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।